सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। यूं हमारा चर्चा का विषय सीधे तौर पर चुनावी नहीं है, लेकिन हर चुनाव में यह विषय सुर्खियों में रहा है, तो इसे हम चुनावी चर्चा का ही हिस्सा मानकर बात कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया 3 सदस्यीय पीठ का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह भी मौजूद थे। इसके अंतर्गत एनआईए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने बहुचर्चित झीरम कांड के संदर्भ में एनआईए की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर रोक लगाने की मांग की गई थी कि राज्य स्तर की पुलिस इस मामले की जांच करे। हमारा आज का विषय है न्याय की बारी, पुलिस की जिम्मेदारी। घटनाक्रम कुछ यूं है कि 2013 मई में एक बड़ा ही लोमहर्षक विभत्स घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में घटित हुआ था, जिसके तहत कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी समाप्त हो गई थी। नक्सलियों के हमले में विख्यात राजनीतिज्ञ विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार जैसे तमाम दिग्गजों को कांग्रेस और प्रदेश ने खो दिया था। इस हत्याकांड के संदर्भ में तमाम आवाजें समय समय पर उठती रही। उस समय पर राज्य में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। दोनों ही सरकारों के रहते हुए मामले की जांच के संदर्भ में अलग अलग उपक्रम हुए। डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा सीबीआई जांच के संदर्भ में विधानसभा में घोषणा की गई थी। उस समय के हाई कोर्ट के जज प्रशांत मिश्रा, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में इस समय मौजूद है, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग भी गठित हुआ था। उसके द्वारा मामले के संदर्भ में जांच की प्रक्रिया चलती रही। मामले के संदर्भ में दिलचस्प मोड़ तब आया जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के तहत भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नए सिरे से जांच की बात कही गई। उदय मुदलियार के बेटे जीतू मुदलियार के द्वारा उसी दरबा थाने में एक नई एफआईआर दर्ज कराई की गई और जिसके तहत ये चाहा गया कि मामले के राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश हो, अगर वह है। इसके खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और यह कहा कि जिस मामले की जांच हम कर रहे हैं उसमें राज्य पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है। 3 साल के बाद जब मतदान खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला आया है। इस फैसले के साथ ही सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आया है। कांग्रेसियों के ट्वीटों की झड़ी लग गई है, जिसमें कहा गया है अब षड्यंत्र का पर्दाफाश होकर रहेगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारा विषय है न्याय की बारी, पुलिस की जिम्मेदारी। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं। उस भाजपा सरकार के संदर्भ में क्या कुछ हुआ था, इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ में मलकित सिंह गेंदू है, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी के, जगदलपुर से ताल्लुक रखते हैं, जो घटनाक्रम का केंद्र था, वह हमारे साथ है। हमारे साथ सुदीप श्रीवास्तव हैं, इस मामले के बड़े महत्वपूर्ण पैरोकार रहे हैं, ख्याति प्राप्त अभिभाषक है, एडवोकेट है और इस मामले के एक एक बिंदु के संदर्भ में अगर कोई इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है तो वो सुदीप श्रीवास्तव को माना जाता है। उनकी मौजूदगी इस घटनाक्रम और इसके संदर्भ में अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके एक एक बिंदु पर प्रकाश डालने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ हैं रामनिवास जी, छत्तीसगढ़ के चर्चित पुलिस अधिकारी रहे, डीजीपी रहे और जिस समय पर यह झीरम हत्याकांड घटित हुआ तो उस समय में राज्य के पुलिस महानिदेशक की भूमिका में रामनिवास जी थे। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सुदीप श्रीवास्तव जी से करना चाहते हैं और उनसे समझना चाहते हैं कि आज का यह घटनाक्रम क्या है, लेकिन उससे पहले सुनेंगे कुछ बयान और उसके बाद में सुदीप श्रीवास्तव से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के वृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस आदमपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित गांव काजला का हनुमान मंदिर अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक शिष्टताओं के चलते क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना एक अहम स्थान रखता है। मान्यता है कि हनुमान मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूरी होती है। अपनी अलग पहचान, अलौकिक स्वरूप के कारण मंदिर में हर रोज अल सुबह भक्तों का तांता लग जाता है। मंदिर में एक साल में 5 विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। हर मेले में भजन संकीर्तन होते हैं,
मेले के अगले दिन शक्ति प्रसन्नता हवन और उससे अगले दिन संकट मोचक हवन का आयोजन होता जो लगातार कहते थे जीरम का सच मेरे जेब में है, पता नहीं अब तक इसे बचाने के लिए वो जेब में छुपा था। मुझे लगता है कि अब वो जेब से बाहर निकलेगा। वही तो, ये तो एक सुपारी किलिंग है। इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी है उसकी जांच जरूरी है। क्या ये वास्तव में सुपारी किलिंग है कि नक्सलियों की घटना है? लेकिन ऐसा लोगों का कहना है, जो जांच में सही साबित होगा, आएगा तो जांच होगी तो कि वास्तव में ये किन लोगों की साजिश इसमें शामिल है। क्या उसमें रमन सिंह भी शामिल थे, क्या उसमें और लोग भी शामिल थे? ये जांच के बाद ही तो पता चलेगा। जी सुदीप जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत ये करनी है कि एक पुलिस की जांच को लेकर इतनी उत्साहित कांग्रेस क्यों है? इस मामले की जांच एनआईए जैसी विख्यात एजेंसी करती है। जिस मामले के संदर्भ में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में बने हुए आयोग ने जांच की, उस मामले को लेकर इतना उत्साह, मामले के संदर्भ में वाकई तथ्यों की जानकारी है या कुछ और होने की उम्मीद है? हिमांशु जी, धन्यवाद, आपने दिया कि पहले इस बात को समझिए कि जब जीरम घाटी की घटना हुई 25 मई 2013, जी, तो जो आपराधिक मामला है, पुलिस का मामला, वो जांच एनआईए को दी गई। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जी। जो सुरक्षा में कमियां रह गई, उस पर जांच के लिए एक माननीय जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। उस आयोग के कार्य क्षेत्र में कहीं से भी आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक मामले की जांच शामिल नहीं है। तो आप उस आयोग में या उस आयोग से संबंधित घटनाक्रम में जो जो घटा है, वो उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं। वो एक सेपरेट है, वो एक प्रशासनिक पहलू का मामला है और वो एक अलग चीज है। जहां तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था, मैं पहले भी तथ्यों के साथ बता चुका हूं कि 2014 मई तक, बल्कि अगस्त, एनआईए ने कोर्ट में जो अपने आवेदन लगाए, उन आवेदनों में नक्सलियों के सर्वोच्च नेता गणपति और रमन्ना को इस मामले में अभियुक्त मानकर सीआरपीसी 82-83, राम निवास जी समझेंगे, कि भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति कुर्की करने की कार्रवाई की, उनको इस मामले में अभियुक्त मानकर। लेकिन जब सितंबर 2014 में पहला चालान पेश हुआ और फिर अक्टूबर 2015 में दूसरा और अंतिम चालान पेश हुआ एनआईए के द्वारा, तो उसमें ये दोनों बड़े नेता जो नक्सलियों के हैं, उनका नाम अचानक गायब हो गया, पूरी तरह गायब हो गया। मतलब अगर आप सीआरपीसी के हिसाब से जाते हैं तो किसी व्यक्ति को अगर अभियुक्त मान के जांच की जा रही है और उसका नाम अंतिम चालान से हटाया जाता है, तो उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। वो स्पष्टीकरण एनआईए ने नहीं दिया है। एनआईए के चालान के हिसाब से पूरी घटना दंडकारण जोनल कमेटी के द्वारा की गई, जो कि नक्सलियों के हिरार्की में चौथे से 5वें नंबर का संगठन है। सबसे ऊपर पोलित ब्यूरो, फिर सेंट्रल कमेटी, फिर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और सारा। तो ये इतनी बड़ी घटना, उनके जो मोडस ऑपरेंडी रही है, उसमें इस तरीके की घटना इतने छोटे लेवल पर डिसाइड नहीं होती है। फिर यह भी तथ्यात्मक है कि कर्मा जी और पटेल जी, दोनों बड़े नेताओं को जिंदा पकड़ लिया गया, बाद में मारा गया। जिंदा पकड़ लेने के बाद नक्सलियों की मोडस ऑपरेंडी, जैसे हमने अलेक्स पॉल मेनन में देखी, या विनील कृष्णा जो मलकानगिरी कलेक्टर थे, या इटालियन नागरिक जो उड़ीसा में अपहरण हुए थे, तब ये होस्टेज ड्रामा करते हैं, पकड़ के रखते, 10-12 दिन मीडिया उलझाते, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हेडलाइन बटोरते और अपनी समझौते कराते कुछ कि आप ग्रीन हंट बंद करिए, सारी चीजें करिए। ये सब कुछ भी नहीं किया और पकड़ लेने के बाद पहचान के मार दिया गया। जब एनआईए की जांच पर आपत्ति उठी, विधानसभा में 2016 में यह मामला आया, तब 2016 में विधानसभा में यह घोषणा हुई कि इसकी सीबीआई जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बकायदा सीबीआई नोटिफिकेशन
किया। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन डीजीपी 2016 में थे, उन्होंने एनआईए की जांच में क्या क्या कमियां हैं पत्र लिखा डिटेल कि वृहद षड्यंत्र की जांच नहीं हुई है, सारा चीज, और वो पत्र भेजा गया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने 13 दिसंबर 2016 को उस पत्र का जवाब छत्तीसगढ़ सरकार को भेज दिया, ये कहते हुए कि एनआईए मामले की जांच कर चुकी है, सीबीआई और मामले की जांच नहीं करेगी, अब किसी नए जांच की जरूरत नहीं है, मामला क्लोज। उस पत्र को रमन सिंह सरकार ने 2 साल छुपाए रखा। जी 2018 मार्च में अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिख के पूछा कि सीबीआई जांच का क्या हुआ मुख्यमंत्री से तत्कालीन, तब भी उसका जवाब नहीं आया। तब जाके नई सरकार में जांच की मांग की गई कि हमको वापस कर दीजिए, एनआईए एक्ट में राज्य सरकार को भी मैटर वापस आता है, तो वो वापस भी नहीं किया गया। तब ये एफआईआर हुई। इस एफआईआर के होते साथ एनआईए सक्रिय हो गई। एनआईए ने पहले जगदलपुर कोर्ट में आवेदन लगाया कि ये जांच नहीं कर सकते, माने हम तो करेंगे नहीं, आपको भी नहीं करने देंगे। जी फिर एनआईए कोर्ट ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। ये हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में स्टे मिल गया तुरंत, और करीब 1 साल हाई कोर्ट में स्टे मिला रहा, और हम लोगों ने पिछले साल ये मामला हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई में जीता, और ये हुआ कि भाई नहीं, ये एनआईए इस तरीके से जांच नहीं रोक सकती, और दूसरी एफआईआर पे उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आ गई एनआईए पिछले साल, और 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला स्टे था। आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई जब हुई और पूरे मामले को तथ्यात्मक बताया गया और पूरे घटनाक्रम को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज कर दी है, और अब छत्तीसगढ़ पुलिस के पास ये रास्ता खुल गया है कि वो इस मामले की सेकेंड एफआईआर जो आपराधिक षड्यंत्र पे है, राजनीति करना है। क्या अभी भी कानूनी रूप से इस जांच को रोकने का कोई विकल्प एनआईए के पास उपलब्ध है? क्या किसी और स्तर पर अपील करके इस मामले की जांच को रोका जा सकता है? या जितने भी दरवाजे हो सकते थे सब खटखटा लिए, सारे दरवाजों से इंकार हो गया है, और अब छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच किए जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं? इसके संदर्भ में आप विशेष देखिए, इसमें ऐसा है कि किसी मामले में दूसरी एफआईआर पर कोई आपत्ति अगर कर सकता है तो वो अभियुक्त कर सकता जी है कि मेरे को एक ही मामले में 2 बार पेशी क्यों भेज रहे हैं। जी किसी जांच एजेंसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी जांच पे आके आपत्ति करे, उसका कोई अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। तो साधारण जो है स्थिति, उस स्थिति में तो बिल्कुल अब सारे रास्ते केंद्र सरकार लगाई के बंद हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर वो कोई प्रयास करते हैं तो और साबित होगा कि वे इस जांच को रुकवाना चाहते हैं। तो सुनील जी बता रहे हैं कि कानूनी दृष्टि से अब कोई दरवाजा वैसे बचा नहीं है, बल्कि कोशिश होगी, उनकी कोशिश ही संदेह के दायरे में रहेगी। पर हमने जी एक बार रोशनी आपसे चाहिए, इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड, ये हत्याकांड किसी साजिश के तहत हुआ, किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ, या महज एक नक्सली वारदात थी? क्या वाकई इस संदर्भ में कोई जांच एनआईए ने ठीक से नहीं की? आप जैसा अनुभवी पूर्व पुलिस अधिकारी के कालखंड में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उसने तो निगाह बनाई रखी होगी। क्या कहते हैं आप? तो एनआईए की आपत्ति क्यों थी? क्या डर था कि हमने जांच ठीक नहीं की है, ये बात जांच में ना आ जाए? ये हिमांशु जी, सबसे पहले तो सीआरपीसी में जो प्रावधान है कि 154 में जब एफआईआर होती है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस को अधिकार है। जी एनआईए को पहले ही जगदलपुर कोर्ट में नहीं रोकना चाहिए था कानूनी रूप से। यदि अतिरिक्त रूप से कोई भी साक्ष्य मिलता है चालान पेश करने के उपरांत भी, तो 173(8) के तहत आप फिर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की अनुमति देकर वो अतिरिक्त साक्ष्य जो है वो उस चालान के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष लाया जाए। तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आम जनता के अंदर कोई भी भ्रांति है या उनके मन में कोई शंका है तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको दूर किया जाना, ये पूरे के पूरी जो है पुलिस की जिम्मेदारी है। तो उसके उसको इन्वेस्टिगेशन पुनः जो कि सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो दिया है,
हर एक न्यायालय ने इसका किया है और सीआरपीसी में सीधा प्रावधान है कि 173(8) में अतिरिक्त कोई साक्ष्य मिलता है तो उसको लाया जाए, समाप्त पेश किया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एनआईए ने इसको रोकने का क्यों प्रयास किया। अब जैसा पहले ही इतना दिन से अनुभवी इसको पुलिस ओपन अधिकारी रखना। जिसने तकरीबन 33 साल पुलिस महकमे में ही बिताए, इसी में आप जिए, इसी में आपने अपने आप को झोंके रखा, आप इतना तो समझ पाए होंगे रामनिवास साहब, आखिर क्यों रोकने की कोशिश? दृष्टि दीजिए ना, अभी तो आपके पास में बंधन भी नहीं है, अब तो आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हो, तो आप बता सकते हो क्यों रोका जा रहा है। भाई आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है, इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर कार्यक्रम में बोले कि मैं समझ नहीं पा रहा क्यों रोका जा रहा है। रामनिवास जैसा कुशल पुलिस अधिकारी ये कहना समझ नहीं पा रहा, थोड़ा मुश्किल लगता है। अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या किया है जी वो मेरे समझ नहीं है और वो क्योंकि देखने में भी नहीं आए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय में क्या पेश किया, लेकिन जो भी है उसको रोकने का प्रावधान भी नहीं है कानूनी रूप से, उनको जो है कोई अधिकार भी नहीं। जी ये पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस जो है सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन अगर सामान्य रामनिवास जी एक बिंदु पे आप दृष्टि दे दीजिए। सुधीर श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि 2 दुर्दांत नक्सलियों के नाम प्राथमिक चालान में थे, बाद में वो नाम हटा दिए गए। इस बात में, इस दावे में कितनी सच्चाई है? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इस मामले पे निगाह नहीं रखी हो। इसके मायने क्या है? निगाह जरूर रखी थी, डायरी निगाह रखना एक अलग चीज है, डायरी में क्या सच्चाई है तो कुछ अलग है, क्योंकि वो जो यदि उनके नाम पहले प्रथम से आए थे को हटाना चाहिए थे, उनका पूरा का पूरा और उसमें एडिशन होते, और यदि एडिशन होना था तो उसके अंदर तथ्यों के अंदर और जुड़ाव होता तो उनका नाम तो पेश नहीं था। फिर माननीय न्यायालय निर्णय करता है कि इसमें मुलजिम है कि नहीं है, किस हद तक मुलजिम है। ये दायरा जो है माननीय न्यायालय का था, एनआईए का नहीं था। को मिला के रामनिवास जी के बयान मामले के संदर्भ में ऐसे आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है। सुदीप जी कोई हस्तक्षेप करने जाते हैं, एक संक्षिप्त हस्तक्षेप सुदीप जी का लेते हैं और मलकी जी के पास चलते हैं। जी सुदीप जी, क्या हुआ? देखिए, ये 2016 में जब छत्तीसगढ़ के तत्कालीन डीजीपी ने विधानसभा में जब मांग आई तो ये जो पत्र लिखा, उस पत्र में ही इस बात का उल्लेख किया है कि एनआईए ने बृहत राजनीतिक षड्यंत्र किसी और इस तरीके की चोरी की जांच नहीं की है। जी कई लोगों के उन्होंने बयान दर्ज किए हैं और साथ ही साथ इसके बारे में कहा कि जो दंडकारण्य जोनल कमेटी को पूरा जिम्मेदारी दी जा रही है वो नक्सलियों की मोडस ऑपरेंडी के खिलाफ है और इतना बड़ा निर्णय इतनी नीचे लेवल की कमेटी अकेले नहीं कर सकती है। ये घटना का नाम तो एफआईआर में था, पहली एफआईआर में जिसका नाम हो उसको सीआरपीसी 169 के तहत स्पष्टीकरण देना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि हमने नाम क्यों हटाया। अच्छा सुदीप जी, एक बात बताइए, ये थोड़ा सा रोचक मामला हो रहा है आपकी दलील के अंतर्गत। आप विधानसभा में जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं उसमें स्वयं सरकार के स्तर पर के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह है, वो बोलते हैं कि इस मामले में इन बिंदुओं की जांच नहीं हुई है, इस दृष्टि से नहीं हुई है, इस प्रकार से नहीं हुई है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि राज्य शासन जो उस समय था उसकी मंशा मामले की सत्ता को जानने की थी। या तो आरोप ही लगता है, कांग्रेस के द्वारा आरोप ये लगाया जाता है कि वर्तमान की जो राज्य सरकार थी उस समय तत्कालीन, वो मामले में सच को छुपाना चाहती थी। दोनों बात में विरोधाभास है। अच्छी बात आपने कही पांशु जी। देखिए, हाथी के दांत खाने के और हाथी के दांत दिखाने के, ये पॉस्चरिंग छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरी थी कि हम जीवन के किसी हत्यारे को बचा नहीं रहे हैं। तो एक पॉस्चरिंग के तहत वो सारा चीज किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने को पूरा किया। 13 दिसंबर 2016 को जवाब भेजा। अगर रमन सिंह जी की नीयत साफ होती तो 13 दिसंबर 2016 के तुरंत बाद जैसे ही जवाब मिला उसको सार्वजनिक किया जाता और पीड़ित पक्ष को कहा जाता कि आप अदालत की शरण लीजिए या आप जो भी उचित कदम उठाना चाहते हैं। वह पत्र जिसमें केंद्र सरकार ने ये अनुरोध ठुकराया कि ना एनआईए करेगी ना सीबीआई करेगी, वह पत्र रमन सिंह प्रशासन ने 2 साल तक दबा कर रखा। ये का कहना है, उसका कहना है कि हाथी के दांत खाने के और बड़ा गंभीर किस्म की टिप्पणी की है पर मामले के अंतर्गत टिप्पणी बनती है। पर बल्कि जी आपके पास आना चाहता हूँ, बहुत उत्साहित है अब तक सामने आकर जैसी टिप्पणी है, थोड़ा आपका
बिंदु समझ में आए, क्या देख रहे हैं आप जिसके कारण इतने उत्साहित है? मैं तो यही देख रहा हूं कि आज जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, मुझको ऐसा लगता है कि इसमें जो है अब न्याय मिलने की उम्मीद है। जिस प्रकार से घटने को रोका जा रहा था, जांच को रोका जा रहा था कि कैसे भी जांच रुक जाए, ये भाजपा का कहीं ना कहीं मुझे लगता है षड्यंत्र इसमें शामिल है। क्योंकि हम झीरम घाटी के पूरे सामने हमारी घटना घटी है, हमारे शीर्ष नेता हमारे सामने शहीद हुए हैं, और उस घटना में जिस प्रकार से हम जा रहे थे, उस प्रकार में हमको आरोपी नहीं मिलना, आरोपी के साथ साथ सुरक्षा नहीं मिलना, और वहां पे जिस प्रकार का मंजर था, जिस प्रकार का घटना घटित हुई है, उससे तो सीधा सीधा प्रदेश सुपारी किलिंग है। शुरू से बोलते आ रहे हैं, इसकी जांच अगर सही हो जाए, और जैसे ही हमारी सरकार आई, भूपेश बघेल जी ने तुरंत इसका जो है आयोग का गठन किया, 5 मजिस्ट्रेट जजों को किया, उसको उन्होंने धर्मपाल कौशिक ने हाईकोर्ट में जाकर रोका। तो ये सब चीजों को रोकने की प्रयास क्यों कर रही है भाजपा? मैं तुमसे निवेदन करूंगा, इस जांच में सामने आए, और हम तो प्रदेश सदस्य हैं, हम तो चाहते हैं कि ये घटना में जितने लोग शहीद हुए हैं, पूरी देश की जनता, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता और जो परिवार जिनके लोग शहीद हुए, वो चाहते हैं कि ऐसे लोग का पर्दाफाश हो जो इसमें षड्यंत्र में शामिल थे, और वो जेल जाए। मेरे पास में आपसे पूछने के लिए एक अलग सवाल है। सुधीर श्रीवास्तव जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये बताया कि राज्य विधानसभा में जाहिर ही किया कि अब तो मामले की जांच चाहते हैं, सरकार ने की पत्र भी लिखा, पत्र का जवाब आया, उसे लेके 2 साल तक बैठे रहे। पर क्या कांग्रेस वाकई चाहती थी कि मामले की जांच हो? अगर कांग्रेस चाहती थी कि मामले की जांच हो, तो विधानसभा में छोटे छोटे विषयों को लेकर सवाल लगाते हैं तमाम विधायक। इतने गंभीर मामले के संदर्भ में 2 साल तक कांग्रेस ने क्यों नहीं पूछा विधानसभा में कि जो अनुरोध राज्य शासन के द्वारा किया गया था झीरम मामले की जांच के संदर्भ में, उसका क्या हुआ? इसके संदर्भ में मलकिन जी क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना साफ कि हमेशा पूछा गया है, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया गया है, हमारे द्वारा भी बार बार कहा गया है कि इसकी जांच को मत रोकने का प्रयास कीजिए, इस जांच को होने दीजिए। और विधानसभा में जो भी क्वेश्चन उठता था, जब भी क्वेश्चन उठा विधानसभा में यही क्वेश्चन उठाते आए हैं कि भैया इसको जांच को प्रभावित ना करें। मलकिन जी, मेरे सवाल को एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा विधानसभा में घोषणा की गई कि हम इसकी जीबीआई जांच के लिए अनुरोध करेंगे केंद्र से। सुधीर श्रीवास्तव यहां पर जो जाने माने अभिभाषक हैं, एडवोकेट, इस मामले के अंतर्गत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो बता रहे हैं कि हाँ, राज्य शासन के द्वारा पत्र भी लिखा गया, पर साथ में सुदीप जी ये भी बता रहे हैं कि 13 दिसंबर 2016 को केंद्र के द्वारा इंकार का पत्र भेज दिया गया। जानना यह है कि आपकी पूरी की पूरी एक पीढ़ी जिस हादसे का शिकार हुई, जिस हत्याकांड के अंतर्गत खत्म हुई, उसकी जांच के संदर्भ में राज्य शासन के पत्र का क्या हुआ, इसको लेकर आपने सवाल क्यों नहीं उठाए? इसके संदर्भ में मलकिन जी कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें कहना चाहूंगा कि सवाल उठाए हैं तो राज्य सरकार के द्वारा जिस प्रकार से सीबीआई की जांच की मांग की है, लेकिन पत्र 2 साल तक दबा के रखा उन्होंने, रमन सरकार जी ने। तो क्यों दबा के रखा? ऐसी क्या आपदा आ गई थी, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जिसको रोक कर रखा गया? मलकिन जी इसका जवाब नहीं दे पा रहे, पर शायद सुदीप जी के पास इसका जवाब है, इसलिए सुदीप जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जी सुदीप जी। मार्च 2018 में भूपेश बघेल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई जांच का प्रस्ताव का क्या हुआ, इसका जवाब मांगा। भूपेश बघेल जी के पत्र का भी मुख्यमंत्री के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया था। पर सुधीर जी, आप तो बहुत अनुभवी आदमी है। विधानसभा की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई, न्यायालय की कार्रवाई, इसके संदर्भ में तो आपका जो दखल है कमाल का है। आप ये बताओ, आपके मन में ये खुटका नहीं आता क्या कि भाई जिसके संदर्भ में विधानसभा में घोषणा की गई पहले सत्र में, ऐसे महत्वपूर्ण मसले पे दूसरे, तीसरे, चौथे सत्र में सवाल तो उठाना चाहिए था कांग्रेसी विधायकों को? क्या हुआ उसका? इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहेंगे आप? एक किसी सत्र में क्वेश्चन लगा था, लेकिन वो 17 का आखिरी सत्र है या 18 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव का स्टेटस, सीबीआई जांच के स्टेटस को जानने का मांग की और पूछा कि क्या बताइए, अब सरकार जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी के तरफ से उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा विरोधाभास है। सुधीर बोल रहे कि विधानसभा में पूछा तो गया, तो विधानसभा में अगर पूछा गया होगा तो उसका लिखित रूप से कुछ ना कुछ तो उत्तर आया होगा। बहरहाल मैं प्रेम प्रकाश जी के पास आता हूं, और प्रेम प्रकाश जी, कुल मिलाकर 3 हमारे साथ जो वक्ता है ना,
वो आपकी पार्टी और तत्कालीन सरकार की मंशाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या वाकई आप लोगों की दिलचस्पी झीरम के सच को जानने में थी? क्या वाकई आपकी ये इच्छा थी कि जिन राजनेताओं को ये प्रदेश बेहद सम्मान की निगाह से देखता था, वो किस षड्यंत्र का शिकार हुए हैं? अगर हुए हैं तो उसका सच सामने आना चाहिए। क्यों उसका सच सामने लाने के संदर्भ में इतने ज्यादा आप डर गए, जैसा कांग्रेस का आरोप है? मुझको लगता है कि ये आरोप गलत है। जी, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सबके लिए बड़ी दुखद घटना थी। विद्याचरण जी, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल और उदय मुदलियार, हम सबके साथ काम करने वाले लोग थे। विद्याचरण जी के तो हम लोग बहुत वर्षों से इज्जत करते रहे, और हमारे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे भी ये था, क्योंकि हमारे यहाँ शादी में आके गए ही थे विद्याचरण जी, उसके बाद की ये घटना है जी। तो लेकिन उस समय जब ये घटना घटी सबके लिए अप्रत्याशित था, और मुझको लगता है कि उस समय पीएम साहब जो थे वो भी यहाँ आए थे, साथ में सोनिया जी आई थी, राहुल गांधी थे, और हमारे सीएम साहब और ये सब जो है राजभवन में इनकी बैठकें हुई थी। और उस समय जो केंद्र ने कहा कि एनआईए के द्वारा जांच, तो राज्य ने उसको एनआईए के द्वारा जांच माना। एनआईए एजेंसी की जांच जो है उस समय केंद्र के कहने पे ही हुआ था, और वो जांच करती रही। अब जांच के बाद में बीच में एनआईए और स्टेट गवर्नमेंट की जो चीजें हुई, बीच में मुझे याद है कि विधानसभा में बार बार कांग्रेस की तरफ से मांग आती थी कि भाई सीबीआई जांच की जाए, सीबीआई जांच के लिए कहा जाए। तो राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए भी केंद्र को भेजा जी। और राज्य सरकार केंद्र को रिकमेंड ही कर सकती है। जांच सीबीआई एजेंसी से केंद्र कराए न कराए उसके अपने कारण हो सकते हैं, और ये कहना कि 16 से 18 तक छुपा के रखा, भाई जो पत्र आया वो सरकार के पास था, उसके बाद अगर किसी ने नहीं जानकारी चाहा तो जानकारी चाहते तो जानकारी मिलता, लेकिन 18 के बाद भी जो प्रयास हुए हैं, मुझको लगता कि जो 154 में इन लोगों ने रिपोर्ट किया एफआईआर, एनआईए गई थी, लेकिन स्टे तो नहीं मिला था ना शायद किसी कोर्ट से। जांच पे रोक लगा था, जांच पे रोक लगी हुई थी ना, जांच पे रोक लगी थी जी। जो एनआईए जो क्यों रोक रही थी और ये क्यों कर रहे थे, ये तो एजेंसियों का मामला है। लेकिन भाजपा का स्पष्ट तौर पर कि जो किया जा सकता था, उस समय एक जस्टिस की जो कमेटी बनाई गई वो भी हुआ। फिर इस सरकार ने भी एक जस्टिस की कमेटी बनाई थी, शर्मा जी के शायद हैं, जस्टिस श्रीवास्तव, जस्टिस श्रीवास्तव के तहत बनाई थी। तो बार बार जो भी सरकारें रही हैं वो जानना चाहती है कि सच क्या है। अब वो एजेंसियों के लीगल राइट्स क्या हैं और वो क्यों रोक रही थी एनआईए, और ये क्यों, इससे बीजेपी का कोई लेना। अरे ईमानदार से बात बताइए प्रेम प्रकाश पांडे जी, क्या डर है आपको कि अब चूंकि कांग्रेस की सरकार बन गई, अब चूंकि भूपेश बघेल जैसा तेजतर्रार नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, अगर राज्य पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या अधिकारियों के ऊपर उसकी आंच आ सकती है, इसलिए इस जांच को रुकवाने की कोशिश हुई क्या? कुल मिलाकर आप चर्चा को समझते हैं, बड़े निष्णात राजनीतिज्ञ हैं आप, कई धुरंधरों को पछाड़ते आए हैं, आपके दिमाग का लोग लोहा मानते हैं, कहां गोल गोल से उलझा रहे हैं? सीधे तौर पर बताइए ना, डर था आपको? षड्यंत्र तब ना हुआ हो, अब कोई षड्यंत्र ना हो जाए इसलिए डर रहे थे क्या? इसलिए एनआईए की तरफ से आपत्ति आई क्या? कोई एनआईए, कोई भी एजेंसियां किसी राजनीतिक दल के करने पे चलती है क्या? देखिए, एनआईए जांच करे, पुलिस जांच करे, सीबीआई जांच करे। एक बात बताओ प्रेम प्रकाश जी, इतने ज्ञान की बात आपने सिद्धांत रूप में कह दी, ये छत्तीसगढ़ पुलिस जो भी काम करती है स्वतंत्र रूप से करती है, आप नहीं मानते ना इसमें भूपेश बघेल सरकार का कोई दखल रहता है? पुलिस है, अपना काम करती है, तो फिर समय समय पे क्यों आप आरोप लगाते रहते हैं? भूपेश बघेल सरकार के कहने पे पुलिस ऐसा कर रही है, अधिकारी समझ जाएं, पुलिसकर्मी समझ जाएं, और तारीख आने वाली और 3 तारीख के बाद सबको देख लिया जाएगा और इसके बाद इसको देख लिया जाएगा। देखिए, अलग अलग मामलों में अलग अलग उसकी भी तो सीमाएं हैं,
उसकी अपने उसको अधिकार मिले हैं, उसका अपना दायित्व है। ऐसे ही सारी एजेंसी। अरे सीधे तौर पर प्रेम प्रकाश जी मैं फिर पूछता हूँ, नहीं, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोई कांग्रेस झीरम घाटी के सच को जानना चाहती है या इसके माध्यम से आप लोगों को निपटाना चाहती है? नहीं, हम लोग भी जानना चाहते हैं जी। कांग्रेस क्या बोलेगी जी। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी चरणदास जी महंत ने किसको अस्पताल में झापड़ मारा था जी। और कौन व्यक्ति इनके सरकार में था, क्या ये दुनिया नहीं जान रही? जी। तो इसलिए हम लोग भी जानना चाहते हैं कि भाई सत्य क्या है। और इसलिए उस समय जो एजेंसी थी कि ऐसी घटनाओं में एनआईए जांच करती है, केंद्र ने उस समय कहा था, मनमोहन सिंह जी खुद आए थे और उसके तहत वो जांच हुई। अच्छा चलिए आपसे एक आखिरी सवाल लेता हूं, फिर सुदीप जी के पास वापस चलता हूं। झीरम घाटी के संदर्भ में अब तक जितनी भी जांच हुई है प्रेम प्रकाश जी, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? जो सामने आना था सब सामने आ गया, या आपको लगता है कि वाकई सच तो सामने आना है? इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हो गई, इतने आयोग हो गए, पर सच सामने नहीं आया। प्रेम प्रकाश जी क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ, जिसको छत्तीसगढ़ का सबसे विचारवान राजनीतिज्ञ भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, झीरम हादसे के संदर्भ में आज 2023 में 10 साल पुराने घटनाक्रम के संदर्भ में किस आकलन के साथ है? क्या झीरम का सच सबके सामने है या झीरम का सच कई पर्दों के पीछे छिपा हुआ है? देखिए, सामान्य तौर पर तो नक्सल घटना के रूप में आई जी। अगर आपराधिक षड्यंत्र की बात है और किसी को लगता है अगर आपराधिक षड्यंत्र हुआ है तो वो भी सामने आना चाहिए। और अगर कोई और जांच एजेंसी भी जांच करे और जांच करके तथ्य को सत्य को सामने ले आए तो इसमें क्या बुराई है? तो मतलब आप अच्छी स्वागत बात करते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करे? तो नहीं करे तो सुदीप जी अब क्या दिक्कत है? प्रेम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध राजनेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भिलाई विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे जी इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करे, सच सामने लाए। क्या दिक्कत है? अब आपको कोई दिक्कत, या प्रेम प्रकाश पांडे जी का आभार जताना चाहेंगे आप? प्रेम प्रकाश जी हम बड़े संतुष्ट हैं, कम से कम आपने तो स्वागत किया। देखिए, इसमें ऐसा है जी कि ये जो बात थी कि एनआईए को केंद्र सरकार मनमोहन सिंह ने लाया जी। एनआईए का, अगर आप एनआईए कोर्ट की ऑर्डर शीट को लगातार देखें जी, मई 2013 से लेके 2014 जब तक चुनाव के बाद सरकार बदली जी, और सरकार बदलने के बाद जब चलान आए तो वो जो स्टैंड चेंज होता है उसको देख के ही किसी भी आदमी को समझ में आ जाती है बात के जैसे ही केंद्र में सरकार बदली है, गणपति रमन्ना के नाम बाहर हो गए। घटना एक बृहद राजनीतिक षड्यंत्र से सिमट कर दंडकारण कमेटी के द्वारा लोकल रूप से की गई घटना हो गई। तो ये मैंने प्रेम प्रकाश जी बहुत अच्छे सम्माननीय नेता हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि जांच होनी चाहिए। लेकिन यही बात मैं चाहूंगा कि वो अमित शाह जी और मोदी जी को भी कहें, जिससे कि अब एनआईए कहीं कोई अपील करने ना जाए, कोई नया तरीके का रेट पिटीशन बना के किसी कोर्ट में मत पहुंचे और जो जांच अब छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस करना चाहती है वो करे। साथ ही साथ मैं भूपेश बघेल जी से भी एक मांग करना चाहूंगा कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय तब मिलेगा कि जब जांच करने वाले अधिकारी जो चुने जाएं उनके इंटीग्रिटी टॉप पर हो। ये बहुत सेंसिटिव मामला है और बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। अच्छा सुनिए, लेकिन मुझे एक बात समझाओ, ये गणपति रमन्ना के आपने पड़ोस पड़ोस में रहते हैं कि उनके नाम होने से सब कुछ हो जाएगा? गणपति रमन्ना तो पहली है, कौन गणपति है कौन रमन्ना है? हम पिछले 20 साल से गणपति रमन्ना केवल नाम सुनते हैं। कौन सी पुलिस, कौन सी फोर्स उनका कुछ बिगाड़ ली है? थोड़ा इसमें भी तो बताओ ना, जो आप इतने उत्साहित हो गए कि गणपति रमन्ना का संदर्भ में अब जांच हो जाएगी। सुदीप जी थोड़ा समझाओ हमें। हिमांशु जी जी, इसमें ये स्थिति है कि गणपति और रमन्ना उनके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का हेड था जी, और गणपति उनके पोलित ब्यूरो के चीफ, जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, उसके सेक्रेटरी थे जी। अगर ये बात होती है कि पोलित ब्यूरो के लेवल पर या सेंट्रल कमेटी के लेवल पर ये डिसीजन हुआ जी, तो जाहिर बात है राजनीतिक षड्यंत्र होगा तो वो दंडकारण जोनल कमेटी के कार्यकर्ताओं से नहीं बातचीत होगी जी। राजनीतिक षड्यंत्र होगा तो माओवादियों के भी टॉप लीडर से ही बात होगी। अरे सुदीप जी मेरे सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश की, मैं तो आपकी बात सारी समझ गया। गणपति रमन्ना ने षड्यंत्र किया तो
पूछताछ कर लेंगे। उनके खिलाफ तो हत्याओं के इतने मामले हैं, इतने कॉन्स्पिरेसी के मामले हैं, इतने मामले चल रहे हो, अभी तक तो घूम रहे हैं। तो इसके संदर्भ में उनका नाम चालान में रहना या नहीं रहने से क्या बदलने वाला, क्या बिगड़ने वाला, थोड़ा आप इसमें तो दृष्टि दीजिए ना कि देखो गणपति और रमन्ना रहेंगे ना तो ये भी निपट जाएंगे, थोड़ा ये समझाओ आप। घटना के बाद माओवादी पार्टी के तरफ से जो 2 प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई जी 27 मई को और 11 जून को विद्याचरण जी की मृत्यु के पश्चात, जी, जिसमें इस घटना की पूरी जिम्मेदारी ली गई और जस्टिफाई किया गया, वो उस प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने वाला गुट्सा ओसेंडी ने जनवरी 2014 में तेलंगाना में समर्पण कर दिया। जी, एनआईए ने उस व्यक्ति का भी बयान लेना उचित नहीं समझा है। मेरा इसमें सवाल है, जनवरी 2014 में गुट्सा ओसेंडी समर्पण करता है और उस समय पर केंद्र में यूपीए की सरकार रहती है और वो सरकार जून 2014 तक अस्तित्व में रहती है। आपकी पूरी की पूरी कांग्रेस की एक पीढ़ी जिसमें खत्म हो गई, उस गुट्सा ओसेंडी का 5 महीने तक बयान क्यों नहीं हुआ? यही ये सवाल उठता है हिमांशु जी कि जो चालान, जो 161 के बयान लिए जाते हैं, जो 164 के बयान लिए जाते हैं, वो तो कोर्ट से होते हैं। ये रामनिवास जी हैं, 161 के बयान किसके किसके लिए गए ये पता लगता है चालान के समय। चालान में उसका नाम नहीं है। क्या उसका बयान लिया गया था और जब प्रस्तुत नहीं हुआ, या उसके बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया या खत्म कर दिया गया, इस बात को कौन जानकारी देगा? रामनिवास जी है हमारे पास में, रामनिवास जी के पास तो हर बात की जानकारी रहती है। यहां बताएं ना बताएं ये अलग बात है, पर रामनिवास जी के सूत्रों को लेकर हम हमेशा कायल रहे। उनके 30 साल के कार्यकाल के दौरान कभी 20-25 साल का कार्यकाल तो मेरी निगाहों से गुजरा है। क्या रामनिवास जी क्या कहते हैं, क्या हुआ था गुट्सा ओसेंडी के संदर्भ में और अब क्या होने वाला है, इसके संदर्भ में थोड़ा बताइए ना। देखिए कि जब उन्होंने सरेंडर किया तो ये एनआईए का काम था कि उनके बयान लेते या क्या उनसे पूछताछ करते जी, क्योंकि अब ये जानकारी हमारे किसी के समक्ष भी नहीं है कि अब क्योंकि रिकॉर्ड देखने को मिला नहीं है, तो उनको बयान जरूर लेना चाहिए था। अब रही बात इसकी कि इसमें षड्यंत्र, आपको रोकता हूं, आप ऐसा इस मामले में अनभिज्ञ कैसे रह गए कि जितनी जांचें उनमें कब आपको भी तलब कर लिया जाए पूछताछ के लिए? यह आशंका तो आपको हमेशा बनी रही होगी, क्योंकि जिस समय पर यह हादसा हुआ है उस समय आप छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रमुख थे, पुलिस बल के प्रमुख थे, पुलिस महानिदेशक थे। जो भी आयोग बैठेगा, जो भी जांच एजेंसी आएगी, जो भी कोई जांच करेगा, उसे रामनिवास जी से तो बात करनी पड़ेगी। और रामनिवास जी से बात करनी, और रामनिवास जी इसका पता ना रखेंगे चल क्या रहा है, थोड़ा समझना और मानना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। नहीं, ये जो जितना फाइन डिटेल है कि वो उन्होंने सरेंडर किया, फिर उसके बयान हुए कि नहीं हुए, ये डॉक्टर साहब बहुत ही एक तरीके के बहुत फाइन डिटेल हो जाती हैं जी। तो वो फाइन डिटेल में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसी को ज्यादातर मालूम है कि भाई किस समय क्या करना है। एनआईए कर रही थी तो एनआईए की जानकारी में सारी चीजें थी। वो दूसरी बात ये है कि जब एक पॉइंट जरूर है कि भाई जो 173(8) सीआरपीसी में है कि यदि आपको आज भी किसी को लगता है कि भाई और अतिरिक्त चीजें आ गई हैं तो कोई भी व्यक्ति जाके, जिसमें कि हमारे पूरे प्रदेश से या देश से भी कि भाई 173(8) के अंदर वो अपना बयान दर्ज कराए वहां पे, और पूरा का पूरा जो जानकारी है वो पुलिस को भी इकट्ठा करना चाहिए, जिसके पास जानकारी उपलब्ध है उसको भी जाके दे देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो शंकाएं कुशंकाएं दोनों हैं सारी की सारी उनका समाधान हो जाएगा। तो इसलिए कि कोई भी चीज है तो वो पुलिस को जाके पूरी की पूरी बताएं। तो पुलिस की पूरी जानकारी देनी चाहिए। बार बार रामनिवास जी कह रहे हैं। मलकी जी, मेरे पास आपसे पूछने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जब भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में थे, इस मामले को लेकर बहुत मुखर थे और उनका यह कहना था इस मामले के सबूत मेरी जेब में है। अब आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है, एनआईए की आपत्तियों को खारिज कर सकती है। तो अब जानना यह है आपसे मलकी जी, भूपेश जी छत्तीसगढ़ पुलिस को सबूत देने के लिए कब जा रहे हैं, ये सवाल लोगों के जहन में होगा। क्या मलकी जी ये अपेक्षा करेंगे कि हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब इस मामले के सबूत प्रस्तुत करें ताकि देश और प्रदेश दोनों ही इस षड्यंत्र के सच को जान सके? क्या कहते हैं मलकी जी? जी बिल्कुल हिमांशु जी, ये सच तो सामने आना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं
कि भाई सच सामने आना चाहिए। जैसे आपने कहा जेब की बात, तो सच को लाने के लिए तो वो उन्होंने आयोग का गठन किया जी, और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को ये सौंपा गया कार्य। लेकिन कहीं ना कहीं से भाजपा इसको रोक रही है। रोक क्यों रही है? हमारे भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए, और कहीं ना कहीं अरे सच अब सामने भाजपा आएगा। कहाँ रोक रही है? आपने सुना नहीं क्या मलके जी, प्रेम प्रकाश जी की बात? स्वागत योग्य है, जांच होनी चाहिए, हो जांच, सच सामने आए। अभी तो बोल रहे हैं प्रेम प्रकाश जी। आप प्रेम प्रकाश जी का धन्यवाद भी नहीं देना चाहते मलके जी, इतने नाराज क्यों रहते हैं आप? प्रेम प्रकाश पांडे जी क्या जानेंगे? प्रेम प्रकाश पांडे जी क्या जानेंगे? वहां पे हम चश्मदीद थे, किस प्रकार से हमारे शहीद नेताओं को शहीद कर दिया गया सामने जी, वो तो टीवी में बैठ के देख रहे होंगे। इसकी जी। सच सामने आना चाहिए, मुखरता से बोलना चाहिए भाजपा को। क्यों जाते हैं धर्मलाल कौशिक कोर्ट? क्यों जाते हैं? क्या जरूरत पड़ गई थी कोर्ट जाने की? अरे सच को सामने आने दीजिए ना। सच सामने आएगा तो न्याय मिलेगा। और मैं तो बोलता हूं दोषी कई जेल जाएंगे। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और मुकेश गुप्ता जी का नार्को टेस्ट करवा लीजिए आप। जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, मेरा तो बिल्कुल खुला खुला है कि सुपारी किलिंग हुई है, और सुपारी किलिंग होकर ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, तो जिस प्रकार से सुरक्षा न देना, सुरक्षा के साथ साथ सभा में, सुकमा की सभा में जो है एक भी पुलिसकर्मी नहीं होना, इसका क्या दायित्व है? ये सब चीजें तो हम लोगों ने परिवर्तन यात्रा में देखी है कि बाकी परिवर्तन यात्रा में हमको सुरक्षा मिलती है, और क्या जरूरत पड़ेगी कि वही एक कार्यक्रम में हमको ना आरोपी मिलते हैं। हमने रास्ते में महंत कर्मा जी को बताया कि आरोपी रास्ते में नहीं दिख रहे हैं। हमने सभा में गया, सभा में जाने के बाद सुकमा की सभा में कोई सुरक्षा नहीं, और इतनी लंबी घटना होती है, उसके बाद से दोनों तरफ से फोर्स बैठी होती है, और वहां तक नहीं पहुंचना, नहीं ऑर्डर देना, मतलब क्या है? ये सच तो हम जानना चाहते हैं, ये सच तो सामने आना चाहिए। अभी हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस सरकार अगर इसको जांच करवाती है तो कहीं ना कहीं तथ्य हम भी रखेंगे अपने सामने, किस प्रकार से वो घटना घटी है, और क्या क्या उसमें हमारे जो नक्सलियों ने किस प्रकार से क्या क्या चीजें बोली, और किस तरीके से जो है चुन चुन कर जो मारा गया है, चुन चुनकर मारा गया। उनके दर्द की अनुभूति कुछ आपको हो रही है? उनका दर्द सही है, लेकिन बाकी बातें जितनी हैं वो राजनीतिक ज्यादा है। जी, क्या है कि एक तो देखिए, जब ये जांच की बात, उस समय ही ऊपर आरोप था जी, कि पुलिस ने सुरक्षा नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर जो केंद्रीय एजेंसी थी वो एनआईए जांच कर रही थी। जी, पुलिस की जांच पुलिस ही उस समय करती तो कहाँ होता। जी, इसलिए आपने देखा कि उस समय इंडिपेंडेंट जो है जस्टिस का जो है जांच कराया गया। जी, सबसे बड़ी जांच होती है, उसमें भी सुरक्षा कारणों की चूक की बात हुई। अब बाद में जो बातें आने लगी कि कोई आपराधिक षड्यंत्र है, तो भाजपा ने उस समय भी लिख करके भेजा केंद्र को कि भाई इस मामले में और भी अगर कोई जांच है तो कीजिए, सीबीआई जांच करे। तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार तो पहले दिन से ही हर तरह के जांच और सहयोग में थी। सरकार तो उस समय जो लोग भी पीड़ित थे, घायल थे, सबको जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि हर चीज को पॉलिटिकल देखना। आज तो बोल रहे हैं ना, भूपेश जी बोल रहे थे जेब में, तो हम बोलते हैं क्यों देरी कर रहे हैं, कल ही जाएं और जो जेब का सबूत है ले जाकर के पुलिस थाने में पेश करें, ले जाकर पुलिस थाने में पेश करें। लेकिन मैं सुदीप जी आपके पास एक बार और आना चाहता हूं, और आना इसलिए चाहता हूं कि ये घटना है 25-26 मई 2013, और केंद्र में यूपीए की सरकार रहती है जून 2014 तक। एक साल का समय, इतना जघन्य हत्याकांड, इतना दुर्दांत हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड, और एक साल के बाद भी कुछ ठोस केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा सामने नहीं लाया गया। जितनी नाराजगी आपको डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के संदर्भ में है, क्या उतनी क्षुब्धता, उतनी ही नाराजगी, उतना ही आक्रोश, उतना ही क्रोध, उतनी ही पीड़ा, उतना ही दर्द, उतना ही दुख तत्कालीन यूपीए सरकार को लेकर भी है? या आप मानते हैं उन्होंने तो बहुत ईमानदारी से कोशिश की, जितनी भी गड़बड़ की केवल राज्य सरकार के स्तर पर थी, रमन सिंह सरकार के स्तर पर थी? देखिए, ये बात सही है कि लगभग 9 महीने 1 साल का पूरा समय था। इसमें चाहते तो ज्यादा तेजी से जांच हो सकती थी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हिमांशु जी, मैं एक बात कहूंगा जी, आप इसको समझिए और उससे ही आप मतलब निकालिए जी। घटना के समय तत्कालीन गृह सचिव आर.के. सिंह जी, अब फरवरी 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं।
आरा से सांसद बनते हैं और 10 साल से केंद्रीय मंत्री हैं। जी, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है भाई? आप ये बताओ ना कि ऐसे लोगों को क्यों गृह सचिव बनाया जाता है जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आप नहीं समझ पाते? इसके संदर्भ में नाराजगी नहीं है सुदीप जी आपकी? अंतर्गत एक मिनट, ये प्रेम प्रकाश जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, आपको मदद मिलेगी सुदीप जी थोड़ी चर्चा को रोचक बनाने में। फिर तो ये कहा जाए कि मनमोहन सिंह जी IMF के चेयरमैन थे, बाद में वो वित्त मंत्री बन गए, तो मतलब ये कोई इससे इसका क्या संबंध है? मतलब ये मान लिया जाए कि पूरा का पूरा फिर इन्होंने देश जो है एक दूसरे देश के इसमें भर दिया था। ये को रिलेट मत कीजिए। घटनाओं के जो तथ्य आपने रखे वो अपने जगह सही है, लेकिन पॉलिटिकल जहां तक बात है, आप 1 साल थे, आपको भी लगा कि NIA अच्छा कर सकती है, इसलिए NIA ने किया ना। अब लग रहा है कि नहीं हमको और जांच चाहिए, तो जांच कीजिए, रोका कौन है? पर मैं सुदीप जी वापस आपके पास आता हूं। एक गृह सचिव का भाजपा ज्वाइन करना और उसके बाद सांसद हो जाना इस मामले की दिशा को बताएगा? या चिदंबरम जी थे, राहुल जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, ये होते रहे और एक पीढ़ी जो खत्म हुई उसकी जांच के संदर्भ में एक इतना तथ्य ना निकल के आया सुदीप जी कि ये महज एक दुर्दांत नक्सली वारदात है या एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सुपारी किलिंग? इसके संदर्भ में सुदीप जी आपको नाराजगी नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। ये केवल नक्सली वारदात नहीं है, क्योंकि नक्सलियों की मोडस ऑपरेंडी बड़े लोगों को पकड़ के मारने की नहीं होती, वो उस पे होस्टेज ड्रामा करते हैं, वो उसमें अपनी बहुत सारी शर्तें मनवाते हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अपना प्रोपेगेंडा करते हैं जी। तो ये उनके मॉडल्स ऑपरेंडी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दूसरी बात, उनकी जो थ्योरी है उसमें 3 तरीके के लोग होते हैं, रामनिवास जी जानते हैं। एक होता है क्लास एनिमी, तो कर्मा जी को वो क्लास एनिमी मानते थे, मैं मान सकता हूं कि उनको उन्होंने मारा। नंद कुमार पटेल को वो क्लास एनिमी नहीं मानते थे, उनको वो बल्कि विपक्ष के नेताओं को फेलो ट्रेवलर मानते हैं। वो रामनिवास जी जानते हैं कि फेलो ट्रेवलर क्या होता है जी। तो वो फेलो ट्रेवलर जैसे लोगों को पकड़कर, और उसमें भी दिनेश पटेल जो कि बिल्कुल भी कहीं से हिट लिस्ट में नहीं था, ऐसे व्यक्ति को ये नहीं मारते। ऐसे सब लोगों को पकड़कर पहचान कर जो मारा गया है, ये एक नक्सली सामान्य घटना नहीं है। अच्छा, मेरा सुदीप जी एक सवाल आपसे और है। रुकिए प्रेम प्रकाश जी जरा, मेरा सुदीप श्रीवास्तव जी से संवाद बढ़िया चल रहा है तो मैं सुदीप जी से बात करना चाहता हूं। और तो ये इस बात को लेकर आपको कितना गुस्सा है कि ये कितनी कापुरुषता है कि कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी, चाहे सुपारी किलिंग के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत या केवल नक्सली हिंसा के तहत मार दी गई, और उस कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने उन हत्यारों के संदर्भ में कोई आर पार की कार्रवाई नहीं की। इस बात को लेकर कितना आपके अंदर गुस्सा है? भाई आपने जांच ऐसी नहीं की, जांच वैसी नहीं की, ये तो बात कर रहे हैं, पर गणपति और रमन्ना की चालान में मौजूदगी के लिए हम तड़पते रहेंगे या उनके सीने पे गोली क्यों नहीं पड़ी, इस बात को लेकर गुस्सा होंगे? ये भी बात है कि अगर वहां पर घटना 4:20 पर शुरू हुई और 5 मिनट के अंदर, क्योंकि अवधेश गौतम की गाड़ी सबसे आगे निकल गई थी, लालवानी को गोली लग चुकी थी, वो 10 मिनट के अंदर दरभा थाना पहुंच गया था। अगर 4:30 बजे जगदलपुर और 4:35 पुलिस मुख्यालय रायपुर और सभी जगह अगर खबर पहुंच गई थी, तो 6:15 बजे तक, जब तक कि नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा दोनों जिंदा थे, वहां पर पर्याप्त फोर्स क्यों नहीं जी, मेरे सवाल को थोड़ा और गहराई में जाइए। आप घंटों के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि घंटों में पुलिस क्यों नहीं पहुंची, और मैं साल के संदर्भ में सवाल कर रहा हूं कि इस देश के अंदर ही रमन्ना मौजूद था, इस देश के अंदर ही गणपति मौजूद था। 1 साल के अंदर ऐसी प्रभावी कार्रवाई देश की सरकार ने क्यों नहीं की कि जिन्होंने एक जिम्मेदार पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया, उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई होती? आप मोदी जी पे सवाल करते हो, आप भाजपा के संदर्भ में सवाल करते हो, पुलवामा की घटना हुई, सीमा पार जाके कार्रवाई कर दी। आप बालकोट की स्ट्राइक के संदर्भ में बता दो, भैया इसी से चुनाव जीत गए। 2013 में इतना बड़ा कांड हुआ, इसके बावजूद भी रमन सरकार बच गई, इसके बावजूद भी भाजपा बच गई। क्या सुदीप श्रीवास्तव जी को इस बात को लेकर गुस्सा नहीं है कि यूपीए सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ आर पार की कार्रवाई क्यों नहीं की? आर पार की कार्रवाई के लिए जो उन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया हुआ था, लेकिन जो मनमोहन सरकार पे मेरी नाराजगी है, वो सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद
अगर रमन सिंह सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया तो ये सबसे बड़ी असफलता थी। अगर ये घटना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में होती या इंदिरा गांधी के कार्यकाल में होती या इवन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में होती तो राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाता। क्या कहते हैं मलकित जी इसके संदर्भ में? क्यों आप इस समय पे हाथ में हाथ धरे बैठे रह गए? सुदीप जी नाराज हैं जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में इतने दबंग तरीके से, उन्हें गुस्सा है इस बात को लेकर, आपको है? जी मलकित जी। तो बिल्कुल है कि बर्खास्त कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं से अपनी चूक हुई है जी। बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए था, ऐसी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था जी। तो उसके बाद इस गलती के लिए किसको कसूरवार मानते हैं? क्यों नहीं लगा? भाई उस समय पर तो सोनिया जी भी आई थी रायपुर, उस समय पर राहुल जी भी आए थे, उस समय पर मनमोहन सिंह जी भी आए थे, फिर ये भी बर्खास्तगी नहीं हुई। कौन मिल गया था जिसने इस सरकार को बर्खास्त नहीं होने दिया? अभी जी मलकित जी, मैं आता हूं सुदीप जी, एक बार मलकित जी भी तो कुछ बात रखे ना। सरकार, छत्तीसगढ़ की पुलिस जी, अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस, अब हमको बहुत उम्मीद है, अब जो है इतना स्वागत योग्य फैसला आया है, अब हमें उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं कि अब जो है सही दिशा में जांच होगी और सही दिशा में जांच होकर सही निर्णय सामने आएगा, ऐसा मेरा सोचना है। ऐसा मलकित जी का सोचना है। अब सुदीप जी मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आ रहा हूं। मलकित जी कह रहे हैं आदेश हो गया, अब तो सही जांच होगी। अब दिक्कत यह है कि अभी केवल एक फैसला आया है, एक फैसला 3 दिसंबर को आना है। क्या कहते हैं सुदीप जी? 3 दिसंबर का फैसला आने के ऊपर में मैं ज्यादा कोई कमेंट नहीं करूंगा, यहाँ ये विषय नहीं है। अरे कैसे विषय नहीं है भाई? छत्तीसगढ़ पुलिस को जांच के संदर्भ में स्वतंत्रता दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या वो जांच के संदर्भ में निष्पक्षता की उम्मीद बनी रहेगी? या निष्पक्षता तभी तक रहेगी जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी? ये सवाल है ना सुदीप जी। कैसे आप इसमें टिप्पणी नहीं करोगे? इतने जाने माने वकील हो, इतना अतीत वर्तमान और भविष्य को जानते हो, इसमें टिप्पणी कैसे नहीं करोगे आप सुदीप जी? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जब स्थिति आएगी तब उस पर बात की जाएगी, अभी तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कैसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर? 3 तारीख को ही तो फैसला आना है, इसमें हाइपोथेटिकल क्या है? भाई हमने ये सवाल किया कि सरकार कोई भी रहे, छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच के साथ ईमानदारी से सच सामने आ जाएगा, इस पर सुदीप जी का भरोसा है? या सरकार किसकी रहेगी इसी पर ही सच सामने आएगा, इसके संदर्भ में आपका अनुमान है? भाई ये हाइपोथेटिकल थोड़ी है, ये तो एक वास्तविक प्रश्न है, एक ऐसा घटनाक्रम जो घटित ही होना है। तो इसके संदर्भ में सुदीप जी का अंदेशा क्या है? अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। तो सुदीप जी अभी इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या कहते हैं प्रेम प्रकाश जी? आप छत्तीसगढ़ पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरकारों पर भरोसा कर रहे हैं। भाई छत्तीसगढ़ पुलिस को अगर जवाबदारी मिली है तो जांच करेगी। जब आप बता रहे थे कि नंद कुमार जी ये जो भी कवासी लकमा वहां कैसे कहां से मोटरसाइकिल मिली और कवासी लकमा कैसे चले गए, अब फिर कवासी लकमा कैसे मंत्रिमंडल में है, इस पर तो कोई आज तक कांग्रेसी नेता नहीं बोलता। मलकित जी बोलना चाहते हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मलकित जी है बोलने के लिए। जी मलकित जी। प्रेम प्रकाश पांडे जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी जीवित हैं तो आपको हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, आज डिबेट में बैठे हैं। अगर कवासी लकमा जी बच गए, अगर हम लोग बच के आ गए तो आपको अच्छा नहीं लगता है, शायद हम डिबेट में बैठे हैं आपके सामने, मुझे ऐसा लग रहा है। कवासी लकमा से क्यों नहीं पूछा गया आज तक? पूछ लेते। अरे भाई तो आपके ही तो एनआईए थी, 2014 तक ही तो केंद्र की सरकार थी, 2014 के बाद तो आपकी सरकार थी प्रेम प्रकाश जी। क्यों नहीं पूछ लिया कवासी लखमा जी से, जो आप यहाँ पे डिबेट में पूछ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग तो आप यहाँ पे पूछ रहे हो, आपने अपने नेताओं को क्यों नहीं कहा था कि भाई ये पूछो? महत्वपूर्ण बात ये है, हमारी एनआईए और किसी से ये नहीं है, मैं- जो एजेंसियां अपनी जांच करें। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ पुलिस जांच करेगी या यूएन की पुलिस जांच करेगी? क्या जीरम का सच सामने आएगा? जीरम महज एक मौके पर हुई नक्सली घटना थी या एक सुव्यवस्थित राजनीतिक षड्यंत्र के तहत घटित घटनाक्रम था? यह सवाल लोगों के जहन में है। इस सच का उत्तर प्रदेश और देश दोनों ही जानना चाहता है, क्योंकि हमने अपनी कई धरोहरों को इस हादसे में खोया। क्या लोग राजनीतिक इस मामले में राजनीतिक नफे नुकसान से परे जाकर सच के प्रति आग्रह रखेंगे और वाकई सच को सामने लाने का प्रयास करेंगे? ये सवाल है। 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के बाद
सच सामने आने की उम्मीद वैसे भी बड़ी क्षीण हो जाती है। पर अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उम्मीद करते हैं जांच में रोड़ा डालने के स्थान पर सभी लोग, होना तो ये चाहिए कि सर्वदलीय बैठक करके इसके सच के संदर्भ में पुलिस को सहयोग करने की भावना प्रकट करें, बजाय इसके कि इस जांच को अब कैसे रोका जाए इस दिशा में उपक्रम करें। क्या छत्तीसगढ़ इस संदर्भ में मिसाल बनेगा? ये सवाल है, आने वाला समय ही इसका उत्तर देगा। सुदीप जी ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करके जिस विषय को टाल दिया है, हम 3 तारीख के बाद उनसे फिर बात करेंगे और जानेंगे अब भी उन्हें क्या भरोसा है। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।